आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित यहाँ के चेयरमैन डीडीसी श्रीमान सरद सिंह नाग साहब, यहाँ के सम्मानित विधायक श्री बलदेव राज जी, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, यहाँ के डीआईजी सारा रिजवी, वाइस चांसलर श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय प्रोफेसर प्रगति कुमार जी, यहाँ के डीसी निधि मलिक जी, सीईओ श्राइन बोर्ड श्री सचिन वैश्य जी, यहाँ के एसएसपी श्री परमवीर सिंह जी, सभागार में उपस्थित जिला रियासी के प्रशासन के सभी सहयोगी, श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारी, सभागार में उपस्थित सभी लाभार्थी, स्वच्छता कर्मी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, पवित्र नवरात्रि में सेवा पर्व का यह अद्भुत संयोग बना है। मुझे प्रसन्नता है कि माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज इस कार्यक्रम का आयोजन आध्यात्मिक विकास केंद्र में हो सका है। मैं बात शुरू करूं उसके पहले पिछले महीने की प्राकृतिक आपदा में अनेक बंधु भगिनी हमसे असमय बिछुड़ गए, अनेक श्रद्धालु अपनी जान गंवाए। ऐसे परिवारों के प्रति मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने प्राकृतिक हादसे पर त्वरित रिस्पांस किया, जिसके कारण कई लोगों की अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकी। श्राइन बोर्ड के सभी साथी अगले दिन से ही अपने सहयोगियों के साथ जिला प्रशासन और बाकी साथियों के साथ राहत कार्य में भी जुटे, चाहे वो फ्लड हो, फ्लैश फ्लड हो, लैंडस्लाइड से पीड़ित परिवारों को मदद पहुंचाने में आगे बढ़ करके इन लोगों ने काम किया। मुझे लगता है कि यह निस्वार्थ सेवा का एक अनुपम उदाहरण है और इसके लिए मैं सीईओ श्राइन बोर्ड श्री सचिन कुमार जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूँ। मैं मानता हूँ कि यह पवित्र कार्य माता के आशीर्वाद से ही संभव हो सका था। हमारे यहाँ उपनिषदों में एक बात कही गई, अथर्ववेदी या शाक्त उपनिषद में इसका जिक्र है कि एक बार सभी देवगण माता के समक्ष उपस्थित हुए और प्रार्थना करते हुए मां से पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताएंगी। तब माता के स्वरूप महादेवी ने उन देवगणों से कहा, साब्रवीदी हम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्र प्रकृति पुरुषात्मम ब्रह्म ब्रह्माणि वेदी दिव्ये इत्यावर्धनी श्रुति। मैंने माँ ने जवाब दिया कि मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ, मेरे द्वारा ही विश्व का प्रादुर्भाव हुआ है, मैं ही आनंद स्वरूपा और आनंद रहता हूँ, मैं ही जानने योग्य ब्रह्म एवं ब्रह्म से भी परे हूँ, मैं ही पंचीकृत तथा अपंचीकृत महाभूत हूँ, दृष्टिगोचर होने वाला संपूर्ण विश्व भी मैं ही हूँ, वेद और अवेद भी मैं ही हूँ, मैं ही इस विश्व के पिता स्वरूप सर्वाधिष्ठान रूप परमात्मा को प्रकट भी करती है। माता के वचन को सुनकर के देवताओं ने कहा कि हे मां दुर्गा देवी शरणमहं प्रपद्ये सुतराम नासिते नमः, अर्थात हम मां भगवती दुर्गा देवी की शरण प्राप्त करते हैं। हे मां, हमारे अज्ञान और अंधकार को पूरी तरह से समाप्त करने का कष्ट करें। देवताओं और मां भगवती के बीच यह संवाद
भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की एक झलक है। माँ के स्वरूपों में से एक स्वरूप माता वैष्णो देवी हैं, जो पवित्र धाम यहाँ विराजमान है। सदियों से माता वैष्णो देवी ने न सिर्फ अपने भक्तों की मनोकामना पूरी की है, बल्कि विचार शुद्धि के द्वारा अपने भक्तों को माने साधना पथ की ओर भी अग्रसर किया है। मेरी अपेक्षा होगी कि आज इस सभागार में उपस्थित सभी साथी इस बात को जरूर याद रखें कि आपके भीतर विचारों से भी गहरा जो तल है वह भावनाओं का तल है। जब आपके भाव जगत में परिवर्तन होता है तभी उसका प्रभाव बाहरी जगत में दिखाई पड़ता है। और इसीलिए सेवा को हमेशा सेवा भाव कहा जाता है, यानी सेवा की ऐसी गहरी भावना जिसमें अहम मैं समाप्त हो जाता है और आपके भीतर शुद्ध प्रेम तथा करुणा रह जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि सेवा को हमें ईश्वर तक पहुंचने का केवल माध्यम नहीं मानना चाहिए, बल्कि मैं मानता हूं कि निस्वार्थ सेवा स्वयं में परमात्मा का एक रूप है। और हमारी संस्कृति में कहा भी गया, सेवा धर्म परमः श्रेय परहितम कर्तव्यम सर्वदा। सेवा ही परम धर्म और कल्याणकारी है और सदैव अपना कार्य करते हुए दूसरों के हित के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। सेवा कार्य के लिए भाव शुद्ध हों, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऋग्वेद में जो प्रार्थना की, आरे ह देवा द्वसेव अस्मद युयोतना। मैं समझता हूँ सेवा पर्व से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सेवा कार्य करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भी एक परिवर्तन हो। वह जीवन को एक संकुचित दृष्टिकोण से, सीमित दृष्टिकोण से न देखे। वह जीवन को सिर्फ अपने कल्याण तक सीमित न रखे, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखे अन्य लोगों के प्रति, समाज में खास तौर से जो कमजोर लोग हैं उनके प्रति हमारी खुद की बड़ी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी तभी पूरी होगी जब वह समर्पण भाव से नियत कर्म का निर्वहन किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए और उसमें सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है मुझे लगता है वह है नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास की। महादेवी ने जब देवताओं से कहा कि वही जानने योग्य ब्रह्म हैं, तो उसे एक वक्तव्य में उन्होंने इस तथ्य को उजागर किया कि माँ की साधना के बिना इंसान का कल्याण संभव नहीं है। सामान्य तौर पर हमारे यहाँ ऊर्जा के 3 स्वरूप माने जाते हैं। वह ऊर्जा बीज रूप की होती है, वृक्ष रूप की और पुष्प रूप की। पुष्प रूप ऊर्जा यानी आपके द्वारा होने वाला सृजन और सेवा भाव का प्रादुर्भाव, ये माँ की भक्ति से ही संभव है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी देश, किसी दर्शन शास्त्र में नारी शक्ति का इससे सुंदरतम उदाहरण नहीं मिल सकता है। आपको जानकर खुशी भी होगी और आश्चर्य भी होगा कि जो पश्चिम के देश हैं, जो बड़े विकसित देश माने जाते हैं, 19वीं शताब्दी में महिलाओं को शिक्षा तथा अन्य थोड़े बहुत अधिकार 19वीं शताब्दी में मिलने शुरू हुए थे, जबकि हमारे देश भारत में 6000 साल पहले शिक्षा और आध्यात्मिक भागीदारी में पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त था। हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, हमारी नारियों को, उन्हें उच्च सामाजिक दर्जा और बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। अर्धनारीश्वर का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा, यानी शिव और शक्ति का ये जो विचार है, जो कॉन्सेप्ट है, ये भारत की ही देन है, दुनिया के किसी दूसरे देश की देन नहीं है। यह दर्शन और ये विजन दुनिया के किसी अन्य समाज में न था और न हो पाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ डेलवारे ने वेस्टर्न
स्थिति पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया और निष्कर्ष निकाला कि महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक वहां माना जाता था, उनकी आवश्यकताओं को सदैव नजरअंदाज किया जाता था। एंड आई वुड लाइक टू कोट, women are viewed as second class citizens and their needs always were an afterthought. उस समाज में उनकी स्थिति हमारी नारी शक्ति के बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन ये भी सच है कि विदेशी आक्रमण, हजारों वर्ष की गुलामी के कारण हमारे यहाँ भी हमारी बहनें, हमारी माताएं डिसएम्पावर हुई। प्राचीन काल में जहाँ हमारे देश में महिलाओं को पुरुष के समान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, वहीं 1947 में जब अंग्रेजी राज से हमें मुक्ति मिली तो वुमेन लिटरेसी दर हमारी 7 से 8% रह गई थी। मैं समझता हूँ कि 7 दशक में हमने नारी शक्ति को उनका वाजिब स्थान दिलाने में अब काफ़ी हद तक सफलता पाई है। लेकिन अभी भी प्राचीन भारत में जो महिलाओं का स्थान था उस तक पहुंचने के लिए देश को काफ़ी श्रम करना होगा, काफ़ी मेहनत करनी होगी। और इसलिए मैं मानता हूं कि पूरा देश कृतज्ञ है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विकसित भारत के 4 पिलर्स, सबसे पहला पिलर है नारी शक्ति को ही उन्होंने माना है और यह संकल्प लिया है कि महिलाओं का विकास नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में भारत का विकास हो, ये सुनिश्चित करना। मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में नारी शक्ति की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का एक अनुपम उदाहरण, अतुलनीय उदाहरण देश में, दुनिया के सम्मुख प्रस्तुत किया है। नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास की नई सोच समाज में स्थापित हो, सशक्त महिला को समृद्ध राष्ट्र से कैसे जोड़ा जाए, इस दिशा में अनेक योजनाएं प्रारंभ हुई हैं। शहर से लेकर गांव तक, बड़े व्यवसाय से लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों तक, सभी के जीवन को कैसे आसान बनाया जा सकता है। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने अनेक ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं ताकि हमारी माताएं, बहनें बदलाव की वाहक बने। घर में पानी के लिए पहले ग्रामीण इलाकों में बहनों को संघर्ष करना पड़ता था, अब हर घर नल से जल काफ़ी हद तक पहुंच गया है। प्रकृति ने कुछ जम्मू कश्मीर में तबाही मचाई है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में और यहाँ भी इस काम को भारत सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है पूरा करने के लिए। उनके दैनिक जीवन के संघर्षों से अनेक बहनों को मुक्ति मिली है। लकड़ी पर खाना पकाते पकाते लकड़ी के चूल्हे पर आग की रोशनी चली जाती थी। स्वास्थ्य को बड़ा भारी जोखिम हुआ करता था। उज्ज्वला योजना के तहत ऐसे घरों में निःशुल्क LPG कनेक्शन देकर के उन बहनों का जीवन पूरी तरह से बदलने का काम सरकार ने किया है। आप सब जानते हैं, ग्रामीण इलाकों में हमारी बहनों को अपने स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमा को दांव पर लगा करके शौच के लिए सुनसान स्थानों पर अंधेरे में जाना पड़ता था। स्वच्छ भारत योजना के तहत हर घर में शौचालय बनवाकर हमारी माताओं बहनों को अब इस चिंता से भी मुक्त करने में देश को सफलता मिली है। गाँव के गरीब परिवार की महिलाएं आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी मिट्टी के तेल के दिए और लैंप जलाया करती थी। इससे भी उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। सौभाग्य योजना के तहत 100% देश के हर घर तक बिजली पहुंचाकर प्रधानमंत्री जी ने जहां पूरे मानव समाज को मजबूत किया, वहीं हमारी बहनों को ज्यादा ताकतवर बनाने का काम किया। आवाम के विकास को महिलाओं के विकास से प्रधानमंत्री जी ने जोड़ने का काम किया है और इसलिए जम्मू कश्मीर की माताएं बहनें भी आज इस संघ राज्य क्षेत्र की विकास यात्रा में सबसे आगे आ रही हैं। चाहे जो भी क्षेत्र हो, स्पोर्ट्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, इनोवेशन हो, सभी क्षेत्रों में हमारी महिलाओं ने, हमारी बच्चियों ने एक अलग पहचान बनाई है और नारी शक्ति अब नई ताकत से राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित कर रही है। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति चांसलर होने के नाते हर विश्वविद्यालय के
दीक्षांत समारोह में कन्वोकेशन में मैं पिछले 4 वर्षों से जा रहा हूँ। सामान्य तौर पर कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें गोल्ड मेडल 75% हमारी बच्चियां नहीं हासिल करती। एक बार तो मैं जम्मू कृषि विश्वविद्यालय में गया था, 15 गोल्ड मेडल में 14 बच्चियों को मिला है, वो भी एग्रीकल्चर में। ये स्थिति पैदा आज 1033 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं जम्मू कश्मीर में जो DPIIT के साथ रजिस्टर्ड है। उनमें भी 339 का नेतृत्व हमारी बच्चियां कर रही हैं। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। सेवा पर्व के दौरान स्वस्थ नारी सशक्त भारत, ये नारी शक्ति की ताकत को और मजबूत बनाने का प्रयास है। मुझे प्रसन्नता है कि नारायणा हॉस्पिटल, रियासी जनपद के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अलग अलग जगहों पर मेडिकल कैंप के द्वारा गैर संचारी रोगों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, कैंसर, एनीमिया, TB, सिकल सेल, ऐसे अनेक रोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण तथा स्वच्छता पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम और जन स्वास्थ्य के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ब्लड डोनेशन अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। मैं जिला प्रशासन और मुझे CO श्राइन बोर्ड ने बताया कि बोर्ड में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए अधिकतम संख्या हमारी बहनों की है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अर्धकुमारी स्थित महिला सफाई कर्मचारियों के आवास के नजदीक मेडिकल कैंप लगा करके उनके स्वास्थ्य की पूरी चिंता श्राइन बोर्ड कर रहा है। मैं श्राइन बोर्ड द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तथा वाटर कंजर्वेशन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना करना चाहता हूँ। पिछले कई वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से नेशनल वाटर अवार्ड जो देश देता है उसमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बेस्ट इंस्टीट्यूशन का अवार्ड पिछले 5 वर्षों से हासिल कर रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नेटवर्क के जरिए मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट दोनों सुनिश्चित करने का प्रयास है। मैं इन प्रयासों की सराहना करता हूं। बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, आपके अंदर सेवा भाव निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि बापू एक बात बराबर कहते थे कि जो बदलाव हम देखना चाहते हैं वो हमें खुद से शुरू करना होगा। और इसलिए मेरी प्रार्थना आप सबसे होगी कि ये भाव, चाहे हमारे दर्शनार्थी आते हों, यहाँ के स्थानीय नागरिक हों, उनके प्रति जितना सरल और सहज भाव, उनकी सेवा में हम जितना जुटेंगे, मुझे लगता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन से जो आशीर्वाद प्राप्त होता है उससे कम आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। मैं जिला प्रशासन को भी हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ। और बात समाप्त करूँ उसके पहले मैं आप सबको महानवमी, विजयदशमी और महाअष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूँ। मित्रों, इस बात को स्मरण रखिएगा कि सेवा भाव हो तभी जीवन सफल होता है। अगर यह भाव नहीं है तो कहने को तो हम जिंदा हैं, लेकिन हम जीवंत नहीं हैं। ये हमें लगता है कि बराबर ध्यान रखना चाहिए। जिंदा रहने से सांसें तो चलती हैं, जीवंत होने में जीवन की सारी शक्ति परोपकार के लिए समर्पित हो जाती है। जीवंत होना परिवर्तन और रूपांतरण का एक अवसर प्रदान करता है। आइए माता वैष्णो देवी के चरणों में नमन करते हुए हम सब ये संकल्प लें कि अपने जीवन में स्वच्छता के लिए, दूसरों की सेवा के लिए जरूर कुछ समय निकालेंगे और इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत के विकसित भारत के निर्माण में हम सब भी अपना पूरा योगदान एक जिम्मेदार नागरिक के नाते देंगे। इतनी बात कह करके आयोजकों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय माता दी।